Okay, now Unit 3, Standard 11, Lecture number 10. Topic 3.7 remains same, but in that topic C, ionization enthalpy. Ionization enthalpy पर delta IH, I stand for ionization and S stand for enthalpy. इसका मतलब ये होता है कि ये ionization enthalpy change है. आपको याद रखना पड़ेगा डेल्टा IH. I का मतलब होता है आयनाइजेशन, यानी कि आयंस में फॉर्म करते हैं इस तरीके से. तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी गई है, वो डेफिनेशन याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगर आपको ये समझना है तो बहुत इजी है. मैं मान लीजिए यहाँ पे मैंने सोडियम मेटल जो है उसका एक एटम ले लिया. अब इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, उसके बाद में ऑर्बिट नंबर 3 है. तो वहां पे 3s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये गैसियस फॉर्म है. उसका मतलब होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम है. उस आइसोलेटेड गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मैं क्या कहूंगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इस तरीके से याद रखिएगा, बहुत ही इजी है क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो पॉजिटिव आएगी, यानी कि हमें हीट देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी. तो यहाँ पे याद रखना है ये. तो यहाँ पे यूनिट किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल. तो इस तरीके से आपको याद रखना है. बहुत इजी डेफिनेशन है. उसका अल्टरनेट फॉर्म भी है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम बाय रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो इसको यहाँ पे हम समझने के लिए Na को हम गैसियस फॉर्म में ले लेते हैं. यहाँ पे हमने एनर्जी दी तो वहां से हो जाएगा Na प्लस गैसियस फॉर्म और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. तो वहां पे जो एनर्जी चेंज होगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है और वो पॉजिटिव वैल्यू है. तो इस तरीके से आपको याद रखना है. अगर आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यहां से आपको याद रखना है द मिनिमम एनर्जी, यहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी कि ये न्यूट्रल एटम है, उसमें से हम पॉजिटिव आयन तैयार कर रहे हैं, यानी कि प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उसको क्या कहेंगे, जो Na+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी. पॉजिटिव आयन फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम X, यानी कि यहाँ पे सोडियम है, by removing an electron is called ionization enthalpy. This ionization enthalpy always positive value because removal of electron required heat or energy. Heat or energy याद रखिएगा. And this is nothing but endothermic reaction. क्योंकि आप heat देते हो उसको क्या कहेंगे, endothermic reaction. तो यहाँ पे how many types of ionization enthalpy is there? It is considered as first ionization enthalpy. ओके, नाउ यहाँ पे हम उसका आगे का पार्ट देखेंगे, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH1. 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसका मतलब ये होता है कि अगर हमने आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम इन अ ग्राउंड स्टेट, याद रखिएगा ये ग्राउंड स्टेट है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी रिलीज नहीं हुआ, तो वहां पे हम एनर्जी देंगे तो यहाँ पे हमें M+ मोनोवैलेंट आयन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, वो भी गैसियस फॉर्म में होगा. तो आपको वो याद रखना है, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, तो याद रखना है. उसके बाद में आगे है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, M+ गैसियस फॉर्म. अगर मैंने M+2 गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा. इसका मतलब ये होता है कि एन आइसोलेटेड मोनो पॉजिटिव गैसियस आयन इफ वी रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन बाय डेल्टा IH2, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो आपको वो याद रखना है. अगर आगे की बात करें तो M+2 गैसियस फॉर्म में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो एक आइसोलेटेड डाइवैलेंट पॉजिटिव गैसियस आयन, जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी M+3 प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी.
तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, जो आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम इन ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो बहुत ही जो वैल्यू है वो छोटी वैल्यू है, यानी कि लेस वैल्यू है। उसके आगे सेकेंड आयनिशन एंथैल्पी के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और थर्ड आयनिशन एंथैल्पी उससे भी ज्यादा, और फोर्थ आयनिशन एंथैल्पी उससे भी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जनरली डेल्टा IH1 लेस देन डेल्टा IH2 लेस देन डेल्टा IH3 लेस देन डेल्टा IH4। ये क्या है, तो फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी है, ये सेकंड आयनिशन एंथैल्पी है, ये थर्ड आयनिशन एंथैल्पी है, और ये फोर्थ आयनिशन एंथैल्पी है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, थर्ड तक जाते हैं तो थर्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, और थर्ड से फोर्थ की वैल्यू सबसे ज्यादा है। सबसे वैल्यू कम किसकी होती है, स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो सबसे कम है, जो एंथैल्पी कम है। तो यानी कि फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही कम आएगी, डेल्टा H4 फोर्थ जो लास्ट वाली है उससे ज्यादा आएगी। तो आयनिशन एंथैल्पी को हम कभी-कभी फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी में भी वो टर्म्स ले सकते हैं। तो कभी लिखा गया होगा तो फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी है, तो आपको वो याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आयनिशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, उसके बाद में उसका यूनिट, उसके बाद में यहाँ पे जो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया गया है वो पॉजिटिव वैल्यू, उसके बाद में फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी, सेकंड आयनिशन एंथैल्पी, थर्ड आयनिशन एंथैल्पी, और उसका रिलेशन क्या है वो आपको याद रखना है। ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा, आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, जो स्टार्टिंग में उसको फर्स्ट कहेंगे, उसके बाद में जो M+ गैसेस फॉर्म है उसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो वो एनर्जी सेकेंड आयनिशन एंथैल्पी हो जाएगी, उसके बाद में थर्ड आयनिशन एंथैल्पी। तो आपको वो याद रखना है। अब आगे हम आयनिशन एंथैल्पी जो पीरियोडिक इफेक्ट है ट्रेंड्स, उसमें पीरियड में आयनिशन एंथैल्पी का क्या होता है और ग्रुप में आयनिशन एंथैल्पी कैसे रिएक्ट करती है, यानी कि किस तरह उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये पॉइंट्स जो हमने डेफिनेशन किया, उसके बाद में यहाँ पे यूनिट किया, उसके बाद में यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखी है, उसके बाद में फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी, वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अब आगे हम उसकी पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। Okay, now unit 3, ionization enthalpy, 3.7 topic, periodic trends in properties of element. यूनिट 3 में हम ये स्टडी कर रहे थे, और यहाँ पे हमने एक बात बताई थी, the first ionization enthalpies, यानी कि जो ionization enthalpies है of elements having atomic number up to 16 are plotted in below figure। अब जो हम वीडियो क्लिप देखने जा रहे हैं उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जो प्लॉट जो ग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे आप जो कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे हम जो ग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पे, और जो आयनेशन एंथैल्पी है वो डेल्टा H किलो जूल पर मोल वो वाई एक्सिस पे दी गई है। और उसके हिसाब से जो बड़ी बड़ी पीक है, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, उसकी आयनेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा है। और जो डाउनवर्ड पीक है, यानी कि 500 के स्टार्ट हो रही है, 500 बिलो से, तो वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी कि अल्कली मेटल है। आपको ये याद रखना है, मैक्सिमा जो वर्ड दिया गया है मैक्सिमा वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन के लिए है, और मिनिमा जो वर्ड लिया गया है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की जो हमने पीक बताई है लोअर, उसके तरफ से है। और वो हम आगे भी एक्सप्लेन, जो सेंटेंस में लिखा है वही मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वर्ड यूज़ किए गए होंगे, तो आपको वो याद रखना है। ये ग्राफ आपको ड्रू नहीं करना, सिर्फ याद रखना है। यानी कि अगर पूछा गया कि कौन सा ग्राफ सही है तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर अप टू 60, यानी कि 60 तक एटॉमिक नंबर का यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी जो वाई एक्सिस पे है, और एटॉमिक नंबर जो एक्स एक्सिस पे है उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। आपको इतना याद रखना है
कि नोबल गैस की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा है और अल्कली मेटल्स की जो आयनेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम है। तो आप ग्राफ में देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में सबसे जो कम आयनेशन एंथैल्पी है वो सीजियम की है और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे देख सकते हो हीलियम की है। तो आपको वो याद रखना है। और जो नोबल गैस है उसमें हीलियम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आयनेशन एंथैल्पी वो किसकी है? लिथियम की है। अल्कली मेटल्स में लिथियम आएगा और नोबल गैस में हीलियम आएगा, तो वो आपको याद रखना है। अब आपने उस ग्राफ पे देखा मैक्सिमा, यानी कि जो ग्राफ में जो मैक्सिमम पॉइंट्स थे, जो मैक्सिमम पिक्स थे, वहां पे नोबल गैसेस आ रही थी which have closed electron cells and very stable electronic configuration। आप जानते हो नोबल इलेक्ट्रॉनिक जो गैसेस है, नोबल गैसेस है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस स्टेबल है, आप वो भी जानते हो। तो उस तरीके से उसकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आएगी, आपको याद रखना है। minimum occurs at the alkali metals and their low ionization enthalpies can be correlated with their high reactivity। जिसकी रिएक्टिविटी हाई है वो किस पे एक्सप्लेन हो रहा है? मिनिमा अकर एट द अल्कली मेटल्स एंड देयर लो आयनेशन एंथैल्पीज कैन बी कोरिलेटेड विद देयर हाई रिएक्टिविटी। आपको याद रखना है जो ग्राफ में मिनिमम पिक्स थे, यानी कि जो लास्ट जो छोटे-छोटे पिक थे लिथियम से वगैरह, तो वहां पे आप देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो वहां पे जो एंथैल्पीज है, आयनेशन एंथैल्पीज वो लो है और वो जो लो होने के हिसाब से उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस as we go across a period, generally increases across as we go across a period and decreases as we descend in a group। These trends explained by below figures, यानी कि जब फिगर एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो आयनेशन एंथैल्पी है वो ग्राफ के हिसाब से किस तरह ट्रेंड्स उसका होता है, क्या वेरिएशन है, वो हम अब जो ग्राफ है उसमें देखेंगे। इस फिगर में एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो आयनेशन एंथैल्पी डेल्टा IH किलो जूल पर मोल में दी गई है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे तो जिगजैग वे है, यानी कि लिथियम की सबसे कम आयनेशन एंथैल्पी है और उसके बाद में नियॉन की सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो ये आपको याद रखना है। आपको सिर्फ ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ याद रखना है, क्योंकि अगर पूछा जाए कि सेकंड पीरियड में आयनेशन एंथैल्पी चेंज जो वेरिएशन है उसमें से कौन सा ग्राफ सही है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ग्राफ में से कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो आपको वो भी याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन, यहाँ पे देखिए बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम की जो आयनेशन एंथैल्पी है ज़्यादा है, बोरॉन की आयनेशन एंथैल्पी कम है। उसी तरीके से नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की आयनेशन एंथैल्पी कम है। वो रीज़न हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनेशन एंथैल्पी भी कंसिडर किया जाता है, जिसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है और जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो होता है वो फैक्टर भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ग्राफ में आपको वही देखना है कि लिथियम की आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम है और नियॉन की आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लिथियम की आयनेशन एंथैल्पी कम आएगी और उससे आगे जाएंगे तो जो नियॉन है उसकी आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा आएगी। तो ये सेकेंड पीरियड का, यानी कि सेकेंड सीरीज़ जो है पीरियड टेबल में, उसका आयनेशन एंथैल्पी वेरिएशन के हिसाब से ग्राफ दिया गया है। अब जो दूसरा ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यानी कि अल्कली मेटल्स हैं
और ग्रुप 1 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पे और जो आयनेशन एंथैल्पी चेंजेस है किलो जूल पे मोल वो वाई एक्सिस पे लिया गया है। तो उसमें अल्कली मेटल्स में हम जानते हैं ग्रुप 1 में लिथियम पहला एलिमेंट है यानी कि टॉप में आएगा और सीजियम लास्ट एलिमेंट है यानी बॉटम में आएगा। तो लिथियम की यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है और सीजियम की आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम है। तो आपको वो याद रखना है, टॉप टू बॉटम में जाओगे उस वक्त आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो ये ग्राफ ये हमें ये डिनोट करता है। और यहाँ पे वेरिएशन इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू अल्कली मेटल्स का जो ग्राफ दिया गया है वो है। वही इंस्ट्रक्शन मैं देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे भी आपको ग्राफ सिर्फ याद रखना है, यानी कि ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वही याद रखना है कि लिथियम की आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है और सीजियम की आयनेशन एंथैल्पी सबसे कम है। तो आपको ये आगे भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ भी फैक्टर्स आते हैं और उसी तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा। यानी कि ये ग्राफ सिर्फ आप याद रखिए, अगर ड्रॉ करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आयोनेशन एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में आयोनेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज़ होती है और जो पीरियड है यानी कि सेकेंड पीरियड हमने देखा उसमें आयोनेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयोनेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होंगी। तो आपको वो याद रखना है। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस के हिसाब से और आयोनेशन एंथैल्पी के हिसाब से यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको याद रखना है। अब हमने जो ग्राफ देखा उससे हम एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। तो अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड्स, यानी कि जो ट्रेंड्स हो रहा है, आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसका रीजन क्या है, विच टू फैक्टर्स अफेक्टेड। तो आपको याद रखना पड़ेगा द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के जो हिसाब से जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो एक फैक्टर है। अनदर फैक्टर इज द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके हिसाब से आयनेशन एंथैल्पी में वेरिएशन आ रहा है और उस ग्राफ में जो वेरिएशन है वो बेरिलियम और बोरॉन और उसी तरीके से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके आयनेशन एंथैल्पी में बहुत वेरिएशन है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक बार चैप्टर नंबर 2 में भी आ गया और आपने समझ भी लिया होगा, लेकिन यहाँ पे जो पीरियडिक जो टेबल के हिसाब से है, पीरियडिक ट्रेंड्स के हिसाब से है, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम will be less than the actual charge on the nucleus because, अब आप देखिए इसका मतलब ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब कि आप हाइड्रोजन Z is equal to 1 to argon Z is equal to 18 तक जाएंगे। तो 18 तक जाओगे तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली वहां पे 1s 2s 2p उस ऑर्बिटल पे फ्री फिल होंगे, 3s 3p में भी फिल होंगे, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 वहां तक फिल हो जाएंगे। अब कंपटीशन कहां हुई, अब देखिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस है और जो ऑर्बिट है वो एक ही यानी कि एक ही सेल में फिल होने से जो पार्ट है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स वो यहाँ पे सराउंडेड हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन ऑल ओवर चार्ज जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो हमारा सेकेंड फैक्टर भी काम आ गया, द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या होगी, आर्गन के बाद में हमें चाहिए 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल। अब 3d ऑर्बिटल कितने हैं आप जानते हो, डिजनरेट ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल ओनली 1 है, 3d ऑर्बिटल टोटल 5 है। तो 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी,
4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s ऑर्बिटल में। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसी तरीके से अगर हम लिथियम का एग्जांपल ले, तो यहाँ पे जो लिथियम का एग्जांपल है उस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। एज फॉर एग्जांपल द 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, यानी कि लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, ये 1s2 यानी कि He कोर हो गया। तो He कोर होने के हिसाब से ये 2s1 वो शील्ड हो जाएंगे, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट the valence electron experiences a net positive charge which is less than the actual charge of +3। यानी कि लिथियम में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो लिथियम 0 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। लेकिन ये 1s2 ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से, यानी कि 1s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है, यानी कि 2s और 1s के बाद में ये ऑर्बिट नंबर 2s आ जाएगी, तो ये फार अवे है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली रिमूव होगा। इसलिए यहाँ हमने देखा जो मिनिमम आयनेशन एंथैल्पी थी वो किसकी थी, लिथियम की। तो वो आपको याद रखना है, अल्काइल मेटल्स में लिथियम की मिनिमम आयनेशन एंथैल्पी होती है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे आयन फॉर्म करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। उसका मतलब ये है आयनेशन एंथैल्पी यहाँ पे लेस होगी। तो ये आपको याद रखना है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे जो लिथियम है, लिथियम के जो हमने एग्जांपल लिया वही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन किया है। अब आगे हम 2 केस स्टडी ले लेंगे और ये टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो आपको केस स्टडी में क्या याद रखना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, पहली केस स्टडी ये होगी। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या कौन सी जो टॉपिक है यहाँ पे, ये कौन से प्रॉब्लम्स है आप वहां पे देख पाएंगे। तो ये टॉपिक कंटिन्यू है, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी आगे ये बाकी है, अभी हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में हम 2 केस स्टडी लेके आयनेशन एंथैल्पी को यहाँ पे फिनिश करेंगे। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, इन ए पीरियड इंक्रीजेस एंड इन अ ग्रुप इट इज अ डिक्रीजेस, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है उसके हिसाब से ये ऑपोजिट में, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। आयनेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंटिन्यू किया है। अभी हम आगे जाएंगे, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंटिन्यू लेक्चर। When we move from lithium to fluorine, यानी कि लिथियम से आप फ्लोरीन तक जाओगे, across the second period, successive electrons are added to orbitals in the same principal quantum levels, and the shielding of the nuclear charge by the inner core of electrons does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus। इसका मतलब ये होता है कि जो पीरियड है उस पीरियड में हम मान लें यहाँ पे लिथियम है, उसके बाद में बेरिलियम आया, उसके बाद में यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। तो आपको वो याद रखना है, लिथियम से फ्लोरीन तक जाओगे तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो नंबर है वो चेंज नहीं होगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हो वो वही ऑर्बिटल में फिल होगा। तो shielding of the nuclear charge by the inner core of electrons does not increase, याद रखिएगा, inner core of electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो सेम ऑर्बिटल में होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। So increase attraction of the electron to the nucleus. Thus across a period, increasing nuclear charge outweighs the shielding. Consequently,
the outermost electrons are held more and more tightly and the ionization enthalpy increase across a period. यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लीजिए ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पे है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे आएगा। सो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ेगा, उस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। लेकिन हम मान लें कि यहाँ ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन फील हुआ, उसके बाद में ऑर्बिट नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन फील हुआ, उसके बाद ऑर्बिट नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन फील हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, पीरियड में आप जानते हो लेफ्ट टू राइट इट इज अ डिक्रीजेस, एंड ड्यू टू दैट वी कैन से दैट quenching or shrinking of orbitals is occur, and due to that atomic radius is decreases. But when electrons are attracted towards nucleus very tightly at a time, they are not removed very easily. इलेक्ट्रॉन को आप इसी तरीके से रिमूव नहीं कर पाओगे, वहां पे आपको एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी। यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और बढ़ने से हमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एटॉमिक रेडियस फ्रॉम इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट साइड इट इज अ डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज, तो आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे याद रखिएगा आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज, आयनेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो न्यूक्लियस और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसकी वजह से आपको वो याद रखना है। और यहाँ पे एक्सेप्शन केस है, उसके हम डिस्कशन बाद में करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे अगर आपने समझ लिया तो बहुत इजी तरीके से आप आंसर दे पाओगे। यहाँ पे देखिए as we go down a group, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो वहां पे क्या होता है, शेल चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे हम देख लीजिए न्यूक्लियस है, ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 4 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। अगर हम अल्कली मेटल की बात करते हैं तो लिनाकर पर, तो यहाँ से लिथियम से हम सीजियम तक जाएंगे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, यानी कि जो ऑर्बिटल है वो भी इंक्रीज होगी, यानी कि शेल भी इंक्रीज होगा, ऑर्बिट नंबर भी इंक्रीज होंगे, तो ऑर्बिट नंबर चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो जाएगा। उसकी वजह से हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो टॉप टू बॉटम में हमें इतना याद रखना है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस और ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में रिपल्सन यानी कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है टॉप टू बॉटम में अगर आप जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो यहां पे देख लीजिए as we go down a group the outermost electron being increasing farther from the nucleus, there is an increased shielding of the nucleus charge by the electrons in the inner levels। जो मैंने समझाया वही सेंटेंस लिखा है। इस वीडियो को आप पॉज करके बार बार जो मैं बोलता हूं वो सुन लीजिए, तो बहुत इजी तरीके से पता चल जाएगा कि पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है लेफ्ट टू राइट में, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो ये याद रखो, ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो टॉप टू बॉटम में सेम ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज होगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कितना याद रखना है। इन दिस केस, अब याद रखिए, इन दिस केस इंक्रीज इन shielding outweighs the increasing nuclear charge and the removal of the outermost electron requires less energy down a group। मैंने बता दिया डाउन द ग्रुप, यहाँ पे ऑर्बिट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और न्यूक्लियस है उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिपल्स करेगा, तो इजीली वो रिमूव हो जाएगा। उसके लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इतना याद रखना है। ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, और
पीरियड में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं, सेम सीरीज में, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट। इतना रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पे केस स्टडी लेते हैं। केस स्टडी का मतलब ये होता है कि आपने आगे ग्राफ देखा, आपने जो ग्राफ यहाँ पे देखा वो अल्कली मेटल्स में और डिफरेंट यहाँ पे जो ग्राफ है बोरॉन और बेरिलियम, उसके बीच में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बोरॉन एंड बेरिलियम। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना चाहिए। बोरॉन जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज स्लाइटली लेस देन बेरिलियम, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन केस है, बोरॉन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इंस्टेड ऑफ दैट बेरिलियम न्यूक्लियर चार्ज में क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम 1s2 2s2। ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, यानी कि 1s ऑर्बिटल जो पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल है वो 2s ऑर्बिटल को शील्ड करेगी, लेकिन 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो वहां पे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन में से जो इलेक्ट्रॉन है 2s ऑर्बिटल में से उसको रिमूव करने के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, इतना रखना है। यहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा। लेकिन हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन Z is equal to 5 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे देख लीजिए 1s2 2s2 उसके बाद में 2p1 है, यानी कि ऑर्बिट चेंज हो गई, 2s2 के बाद में आया 2p1। तो 2p1 जो उसके पेनिट्रेटिंग ऑर्बिटल है 2s ऑर्बिटल उसको शील्ड करेंगे, वो शील्डिंग इफेक्ट आपको दिखाई देगी और इनकम्प्लीटली फील्ड होगा। इनकम्प्लीटली फील्ड होने से क्या होगा, 2p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा, तो वहां पे लेस एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे मोर एनर्जी है, यहाँ पे लेस एनर्जी है, तो इतना याद रखना है 2p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन बेरिलियम। उसके बाद में एक केस स्टडी और ले लेते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक के यहाँ पे टर्म्स भी क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन Z is equal to 7। आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यहाँ पे देख लीजिए जो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वहां पे 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, 2px 2py 2pz, यानी कि p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। उसका मतलब ये होता है कि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा है, तो वहां से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इट्स रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन Z is equal to A 1s2 2s2 2px2 2py1 and 2pz1। तो यहाँ पे 2px में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो पैड है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा है, this value is more, and that's why from 2px orbital we can say that electron is easily removed and they produce 2px1 2py1 2pz1। यानी कि ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजी तरीके से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पेयरिंग है। पेयरिंग होने से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इलेक्ट्रॉन ये वर्ड आना ही चाहिए, electron repulsion value increases, and due to that ionization or say first ionization enthalpy of oxygen is less than nitrogen। यानी कि नाइट्रोजन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, ऑक्सीजन में आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो वो याद रखना है। तो यहाँ पे पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स याद रखने की टेक्निक ये है, S electrons greater than P electrons greater than D electrons और greater than F electrons। तो उस तरीके से डेल्टा IH यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे केस स्टडी आपके बुक में दी गए हैं NCERT में, तो आपको वो सॉल्व करना है और वो सॉल्व करके आप
इस तरीके से, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या ग्रुप में क्या होता है या पीरियड में क्या होता है आयनिक एंथैल्पी का, तो वो आपको स्टडी यहाँ पे कर दिया है आपने, जो यहाँ पे कंप्लीट करा है। ये जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो एक केस स्टडी दी गई है बोरॉन और बेरिलियम की, और उसके बाद में ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे बच्चे गलती करते हैं, तो इस तरीके से ट्रू और फॉल्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं आयनेशन एंथैल्पी कंप्लीट कर रहा हूं, यानी कि जो टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो आपको आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्टडी करेंगे, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार देखो, उसको लिखो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे। लेकिन आपको इस तरीके से जो फैक्टर्स है वो याद रखने हैं, और फैक्टर्स के बाद में पीरियड में क्या होता है आयनेशन एंथैल्पी का, और दूसरा ग्रुप में क्या होता है टॉप टू बॉटम में, वो आपको देख लेना है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे फिनिश किया, यानी कि लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। थैंक यू।